हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी बुक कृतिका का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया और उसके क्वेश्चन आंसर, सार और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाए। आज हम इस चैप्टर के सार करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो चैप्टर का सार देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या और किस तरह समझाया गया है। तो पढ़ते हैं हम, और इस चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। अब ये लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। यानी कि वे बता रही हैं कि वो अपने लेखिका जो हैं वो 4 पीढ़ी की औरतों के व्यवहार विचार के बारे में हमें इस चैप्टर में बता रही हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि उनकी जो नानी थी वो अनपढ़ थी, परंपरावादी थी और पर्दे में रहने वाली महिला, यानी कि मुंह ढकने वाली, घूंघट करने वाली महिला थी। अब परंपरावादी कौन होती हैं? जो अपने विचारों से बंधी हुई होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने विचारों को नहीं छोड़ती और अपने संस्कारों के संग संग चलती हैं। ठीक है, उन्हें चेंज करना, उन परंपराओं को पसंद नहीं है, रीति रिवाजों को बदलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आगे वे क्या बता रही हैं? उनके नाना ने विवाह के तुरंत बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बैरिस्ट्री की पढ़ाई और उसकी विदेशी शासकों से जीना आरंभ कर दिया, जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब वो बता रहे हैं जो नाना जी थे वो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ वो कुछ समय तक रहे, पढ़ाई के टाइम तक। तो उन्होंने अपना रहना सहना, खाना पीना, यहाँ तक कि कपड़े पहनना ओढ़ना भी अंग्रेज़ों के तरीके से सीख लिया और वो उसी तरह से अपना जीवन बिताने लगे। परंतु वो अब नानी के बारे में क्या बता रही हैं? परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो परंपरावादी थी, अपने रीति रिवाजों संस्कारों से जुड़ी हुई थी। नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी। अब वे जो उनकी बेटी थी, यानी कि लेखिका की माँ, नानी की बारी हो रही है ना, और फिर वो किसकी शादी की चिंता करेंगी? लेखिका की माँ की। तो वो आगे क्या कहती हैं? उन्होंने उनकी शादी की जिम्मेदारी अपने पति के दोस्त प्यारेलाल को सौंप दी, क्योंकि वे एक स्वतंत्र सेनानी थी। अब उन्होंने अपनी क्या इच्छा बताई है? कि वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्र सेनानी से हो गई। यानी कि इस बात से उनको ये वाली बात पता चली कि वे, उनके मन में भी देश प्रेम था और वो स्वतंत्रता सेनानी में कुछ योगदान देना चाहती थी। आगे वे बता रही हैं, वे अब खादी की साड़ी पहनना करती थी। यानी कि लेखिका की माँ के बारे में बात हो रही है। पहले बात हुई नानी के बारे में, अब बात हो रही है लेखिका की माँ के बारे में। आगे क्या बताती हैं वे? लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि पे ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को अपने पर दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। अब वे बता रही हैं
कि जब लेखिका की माँ की शादी हुई एक स्वतंत्रता सैलानी से, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, खादी की साड़ी पहनना शुरू कर दिया, जबकि वो साड़ी उन्हें पहननी नहीं आती थी। उनके लिए वो एक असहनीय था, यानी कि मतलब जो हमें पसंद नहीं होता हम ज़बरदस्ती करते हैं, उस हिसाब से वो मतलब परेशान होती थी साड़ी को पहनने में। और फिर उन्होंने क्या बताया कि वो और महिलाओं की तरह घर परिवार और बच्चों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनके दो थे, एक तो वो अपने झूठ नहीं बोलती थी, और एक जो उनको अपना कोई सीक्रेट बताता था, अपनी मन की बात बताता था, वो बात वो दूसरों तक नहीं पहुंचाती थी, ना फैलाती थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। अब किसके बारे में बात हो रही है? लेखिका की दादी के बारे में। सबसे पहले उन्होंने हमें नानी के बारे में बताया, फिर अपने माँ के आचार विचार व्यवहार और गुणों के बारे में बताया। अब वे बात कर रही हैं अपनी दादी के बारे में। आगे वो लिखती हैं, लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पोतोहू का पहला बच्चा लड़की ही हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। अब वो बता रही हैं कि जो उनकी परदादी थी वो भी बहुत आज़ाद ख्याल की और लीक से हटके, यानी कि सबसे विचित्र थी वो। सब लोग मन्नत मांगते थे, हमारे लड़का हो, हमारे लड़का हो, लेकिन उन्होंने क्या मन्नत मांगी? अपने पतोहू के लिए क्या वो मांगी कि इसके पहली लड़की ही हो। ऐसे में फिर उनके क्या हुआ, उनके घर 5 कन्याओं ने जन्म लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था, अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अब उन्होंने हमें बताया है कि वो लीक से हटके चलती थी और वो आज़ाद ख्यालात की थी। फिर वो बता रही हैं, जैसे अब ये संस्मरण चैप्टर है। संस्मरण का मतलब याद करना, बचपन की कुछ पुरानी बातें याद करना। जब उन्होंने ये वाली बात याद करी दादी के बारे में, तो उनको एक छोटी सी घटना जो उनके घर में हुई थी और उसने सुनी थी, पर दादी को देखा भी नहीं था। उन्होंने बड़े लोग एक दूसरे को बातें बताते ना, तो उन्होंने सुनी थी, तो वो उस घटना के बारे में हमें बता रही हैं कि एक बार सब लोग तो बारात में गए हुए थे, घर में लेडीज संगीत कीर्तन कथा चल रही थी, तो शोर शराबा मच रहा था। तो जो उनकी परदादी थी वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी लेकर आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम दोनों माँ बेटे हो गए हैं। अब वो बता रही हैं कि जब शोर शराबा था, वो दूसरे कमरे में जाके सो गई, तो उस कमरे में बाई चांस चोर आ गया। अब चोर की पैरों की आहट या खटर पटर से उनकी आँख खुल गई, तो वो ना तो चीखी, ना चिल्लाई, ना शोर मचाया। उसने चोर से जिद करी कि मुझे पानी लाके पिला दे। अब वो ज़्यादा जिद कर रही थी, बुजुर्ग महिला थी, तो चोर को भी उसने सोचा कि चलो जिद कर रही हैं, तो वो भी गया और लोटा भर के पानी ले आया। अब उन्होंने क्या किया, आधा पानी खुद पी लिया, आधा पानी उस चोर को पिलाया, और क्या बोली कि अब हम दोनों, वो एक रिश्ता बना रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, अच्छा है, हमें ये बताई है लेखक ने, लेखिका ने, हमें भी अच्छा लग रहा है सुन के। तो उन्होंने उसको एक संबंध के उसमें बांध लिया कि अब हम दोनों माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा, यानी कि उन्होंने एक बातों बातों में अपने मिलाकर उसको चोरी करना छुड़वा दिया। आगे हम पढ़ते हैं। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए
परदादी ने मन्नत मांगी थी, वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, घर का नाम उमा, यानी कि लेखिका हमें अपने घर का नाम भी बता रही हैं, उनका नाम था उमा। तीसरी बहन का नाम था चित्रा और उसके बाद रेणु और अंचला नाम की बहनें थी। इन पांचों बहनों के बाद एक भाई राजीव था। अब उन्होंने अपनी बहनों के बारे में बताया, नाम उनके बताए और अपना नाम घर का भी बताया, और फिर वो बता रही है हम पांचों बहनों के बाद उनके घर एक भाई ने भी जन्म लिया जिसका नाम था राजीव। अब आगे वो हमें क्या बता रही हैं, लेखिका का भाई राजीव हिंदी में तथा अंचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापस के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। अब उन्होंने अपने बहन के बारे में भी हमें बताया है। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी नहीं उचित मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसकी शादी उसी से हो भी गई। यानी कि इन बातों से क्या पता चलता है कि वो आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। एक बार में ही उसने लड़की देखी और पसंद करी और अपने लिए शादी के लिए हाँ भर दी। आगे वो बता रही हैं, अंचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था, यानी कि वो भी लिखना पसंद करती थी, उसे लिखने का शौक था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद, अब लेखिका अपने बारे में बता रही हैं। सबसे पहले उन्होंने नानी के बारे में बताया, फिर उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया, बीच में उन्होंने संस्मरण करते हुए, याद करते हुए अपने परदादी के बारे में भी बताया, और अब वो स्वयं अपने बारे में बता रही हैं। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। उसके बाद तैमूर राज्य के कस्बे बगलकोट में रहीं। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइवेट स्कूल खोला। अब उन्होंने बताया कि वो जहाँ रहती थी डालमिया, चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वहाँ डालमिया में रहती थी वहाँ पे एक ऐसा रूल था कि मियाँ बीवी होते हुए भी जब वो पिक्चर देखने जाते थे तो अलग अलग बैठते थे। ऐसे माहौल और ऐसे वातावरण में उन्होंने क्या करा, महिलाओं को प्रोत्साहित करा कि वो नाटक में भाग लें, और उन्होंने उनके संग मिलकर कई औरतों ने वहाँ पर नाटक भी किए। अब वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, तो उन्होंने लेखिका ने अपने बलबूते पर वहाँ एक अच्छा बढ़िया स्कूल खोला। आगे हम पढ़ते हैं, जिसमें उनके तथा अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयासों में कभी असफल नहीं हुई। यानी कि उनके अंदर जो एक बात वो ठान लेती थी उसको वो पूरा करके मानती थी। आगे हम पढ़ते हैं, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर मानती थी। यानी कि वो कमतर आंकती थी, अपने को कम समझती थी अपनी छोटी बहन के आगे। अब वो अपनी बहन के बारे में क्या बता रही हैं, वो क्यों कम समझती थी। आगे हम पढ़ते हैं, वे एक घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि
दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई थी और चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, परंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वो 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का अपना ही अलग मजा है। यानी कि वे कह रही हैं कि मतलब एक शिक्षा दे रही हैं कि सबको अपनी धुन का पक्का होना चाहिए। एक बार जो बात अपने मन में आ गई, ठान ली, उसे हमें पूरा ही करना चाहिए। अब इस चैप्टर में उन्होंने कितने बारों की महिलाओं के बारे में बताया और कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें अपने संस्मरण में याद करके हमें बताई। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।